गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर शशिबाला तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी पीजी कॉलेज सिवान, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। पहले हम लोग ग्लोरियस रेवोल्यूशन के कॉजेज को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग ग्लोरियस रेवोल्यूशन के नेचर और इफेक्ट्स को देखेंगे। 1688 की जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन है उसे गौरवपूर्ण इसलिए कहा जाता है, उसे गौरवपूर्ण क्रांति की संज्ञा इसलिए दी गई है कि इसमें कोई खून खराबी नहीं हुआ, परंतु क्रांति के फलस्वरूप जो रचनात्मक कार्यक्रम अपनाया गया उसने इंग्लैंड के संवैधानिक विकास की धारा को एक नई दिशा दी। क्रांति में सभी दल के लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक साथ दिया था, परंतु पुरानी समस्याओं का समझौता, सहमति और सहिष्णुता के आधार पर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ढूंढ निकाला गया था। गौरवपूर्ण क्रांति के द्वारा बहुत ही कम बाहरी परिवर्तन हुआ और कानूनी दृष्टिकोण से किसी नई पद्धति की स्थापना नहीं की गई, परंतु क्रांति का असर बहुत ही प्रभाव उत्पादक था। संस्थाओं में बहुत थोड़ा सा परिवर्तन लाकर वैधानिक समस्या को सुलझाने की चेष्टा इस क्रांति के द्वारा की गई। इस क्रांति का उद्देश्य कानून को तोड़ना नहीं था, बल्कि कानून तोड़ने वाले राजा के खिलाफ कानून की रक्षा करना था। इस क्रांति का उद्देश्य लोगों को बलपूर्वक एक प्रकार की राजनीतिक एवं धार्मिक भावनाओं के बंधन में जकड़ना नहीं था, बल्कि उन्हें कानून के अंदर स्वतंत्रता प्रदान करना था। इसलिए यह क्रांति एक ही साथ उदार और अनुदार दोनों ही भावों से प्रभावित थी। इस क्रांति का मूल उद्देश्य था कानून के अंदर व्यक्ति विशेष की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना। संस्थाओं के स्वरूप में बहुत थोड़ा सा परिवर्तन लाकर वैधानिक संस्थाओं को सुलझाने की चेष्टा इस क्रांति के द्वारा की गई। राजतंत्र का स्थान पूर्ववत रहा। पार्लियामेंट के वैधानिक और कानूनी अधिकार क्षेत्र में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। प्रिवी काउंसिल तथा कैबिनेट भी अपने पुराने रूप में ही बने रहे। कानून द्वारा स्थापित एंग्लिकन चर्च अब भी वास्तविक चर्च था। बहुत कम कानून पारित हुए। पारित कानूनों में अधिकार पत्र सर्वप्रमुख था। इस कानून के द्वारा सर्वप्रथम यह घोषणा की गई कि जेम्स सेकंड ने अपने प्रयास द्वारा प्रोटेस्टेंट धर्म को जड़ मूल से नष्ट किया है। अतः राज्य के कानून और नागरिकों की जो स्वतंत्रता का अपहरण कर स्वयं सरकार और गद्दी खाली कर दी है, इसलिए विलियम और मेरी को इंग्लैंड की गद्दी दी जाती है। विलियम थर्ड ने पार्लियामेंट का जो अधिकार पत्र स्वीकार किया उसमें देश के वास्तविक मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता की बातें निहित थी। इस अधिकार पत्र के द्वारा पार्लियामेंट की आज्ञा के बिना राजा किसी कानून को न तो स्थगित कर सकता था और न ही किसी नए कानून को लागू कर सकता था। पार्लियामेंट की मंजूरी के बिना किसी भी प्रकार के राज्य खर्च के लिए लगाए गए अथवा वसूले हुए कर को नाजायज करार दिया गया। शांति के समय पार्लियामेंट की अनुमति के बिना किसी प्रकार की अस्थायी सेना रखना नाजायज और कानून विरोधी समझा गया। आत्मरक्षा के लिए प्रोटेस्टेंटों को अब अस्त्र दिए गए। पार्लियामेंट का चुनाव निर्बाध हो गया। पार्लियामेंट की बैठक में प्रत्येक सदस्य को बोलने की स्वतंत्रता दी गई। जमानत आदि बातों की सुविधा नागरिकों को दी गई। राजा द्वारा मनमानी करने की आजादी खत्म हो गई और पार्लियामेंट के समक्ष मंत्रियों के उत्तरदायित्व का सिद्धांत स्वीकृत हो गया। कैथोलिक अथवा कैथोलिक स्त्री से शादी करने वाले कोई भी व्यक्ति इंग्लैंड की गद्दी का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता था। इस प्रकार राजा का अधिकार सीमित हो गया और वैधानिक शासन का युग शुरू हुआ। पार्लियामेंट की शक्ति बढ़ी। राजा और काउंसिल के हाथों में कार्यपालिका की सारी शक्ति आ गई, परंतु जनता की सरकार कायम होने में अभी भी देर थी। अधिकार पत्र वहां के लिखित विधानों में सबसे इम्पोर्टेंट माना गया और इसके द्वारा पारित होने के बाद राजा को देश के कानून के विरुद्ध कुछ करने का अधिकार नहीं रह गया। यह अधिकार पत्र राष्ट्र और राजा के बीच एक प्रकार का समझौता था। यद्यपि शासन राजा के नाम से होता था, लेकिन शासन विधान का काम पार्लियामेंट द्वारा चलाया जाता था। विधान की संपूर्ण सत्ता पार्लियामेंट के हाथ में आ गई। दैवीय अधिकार का सिद्धांत जाता रहा और क्रांति के पहले जितने भी प्रश्न उपस्थित हुए थे उन सब का हल अधिकार पत्र द्वारा नहीं हुआ। इसमें संसदीय सुधार का भी प्रस्ताव नहीं था। व्हिग दल की सत्ता स्थापित हुई। विलियम और मेरी को एक साथ राजा रानी घोषित किया गया। 6 महीने के अंदर म्यूटनी एक्ट पास हुआ और धीरे धीरे इसकी अवधि में वृद्धि होती गई। कुछ दिनों के बाद ऐसा जान पड़ा कि अस्थायी सेना रखना अनिवार्य है, अतः पार्लियामेंट ने सेना नियंत्रण कानून पास किया और यह निश्चित किया कि पार्लियामेंट के अधीन एक सेना रखी जाए।
किंतु इस कानून को प्रति वर्ष पास करना पड़ता था। स्वाभाविक रूप से पार्लियामेंट की बैठक प्रतिवर्ष बुलाना अनिवार्य हो गया। इस प्रकार 1688 के बाद पार्लियामेंट का केवल खजाने पर ही नहीं बल्कि हथियार पर भी एकमात्र अधिकार हो गया। पार्लियामेंट की बैठक नियमित करने के उद्देश्य से 1694 में एक त्रैवार्षिक कानून पास किया गया और इस कानून के द्वारा लंबी अवधि तक पार्लियामेंट की बैठक नहीं बुलाने की संभावना खत्म कर दी गई और भविष्य में प्रति 3 वर्ष बाद पार्लियामेंट का आम चुनाव होना निश्चित हो गया। 1689 में टॉलरेशन एक्ट पास हुआ। प्रोटेस्टेंटों को अपने नियम अनुसार पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता मिली। 1693 में लाइसेंसिंग एक्ट पास हुआ और इसके द्वारा प्रेस को स्वतंत्रता दी गई। 1695 में राजद्रोह अधिनियम के अनुसार अभियुक्तों को अपनी रक्षा के लिए काउंसिल रखने की अनुमति दे दी गई। इस कानून के द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित हो गई। एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कानून 1701 ईस्वी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट या उत्तराधिकार निर्णय कानून था। इसके द्वारा गद्दी का उत्तराधिकार निश्चित हुआ और इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट शासक ही गद्दी के उत्तराधिकारी हो सकते थे। इस कानून की सबसे बड़ी विशेषता थी न्यायाधीशों की स्वतंत्रता की रक्षा करना। कानून के अनुसार न्यायाधीशों को राजा या मंत्री के इच्छा अनुसार पदच्युत नहीं किया जा सकता था। न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित कर दिया गया और वे स्वतंत्र रूप से काम करने लगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से यह एक बहुत ही बड़ा कदम था। इस प्रकार इन सारे कानूनों के द्वारा कार्यकारिणी और व्यवस्थापिका के अधीन लाने का प्रयास किया गया। स्टुअर्ट काल में जो मुख्य वैधानिक प्रश्न उठाए गए थे उनका समाधान क्रांति के बाद ढूंढ निकाला गया। राजा का विशेषाधिकार, दैवी अधिकार का सिद्धांत आदि दोषों का निराकरण कर दिया गया। गौरवपूर्ण क्रांति के बाद पार्लियामेंट अब केवल व्यवस्थापिका सभा नहीं रही बल्कि उसका प्रभाव कार्यकारिणी और न्यायपालिका पर भी पड़ा। पार्लियामेंट के अधिकार में वृद्धि का क्रम 17वीं शताब्दी से प्रारंभ हो चुका था, परंतु गौरवपूर्ण क्रांति के बाद यह प्रक्रिया और तेज हो गई। राजा के हाथों से संप्रभुता का हस्तांतरण कॉमन सभा के हाथों में हो गया और पार्लियामेंट की महत्ता बढ़ गई। अधिकार पत्र द्वारा पार्लियामेंट का वित्त पर पूरा नियंत्रण हो गया और शासन सूत्र पार्लियामेंट के हाथों में आ गया। सेना पर भी पार्लियामेंट का आधिपत्य हो गया। न्यायाधीशों का अपने पद पर रहना या न रहना पार्लियामेंट की इच्छा पर निर्भर हो गया। इस प्रकार गौरवपूर्ण क्रांति के बाद इंग्लैंड में प्रजातंत्र का विकास संभव हो सका। राजा वैधानिक सीमा में जकड़ दिया गया। पार्लियामेंट शासन का मुख्य अंग बन गई। राजस्व पर पार्लियामेंट का एक आधिपत्य हुआ, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि इंग्लैंड में प्रजातंत्र की स्थापना पूर्ण रूप से हो गई। पार्लियामेंट जनता का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती थी। जनसाधारण का राजनीति में अब भी कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। पार्लियामेंट अब भी बड़ों की संस्था थी, अमीरों का उस पर प्रभाव था। वास्तव में शक्ति राजा के हाथों से निकलकर बड़े बड़े भूपतियों के हाथ में चली गई थी। भूपतियों के आधिपत्य को नष्ट करने का प्रयास 1832 के सुधार कानून द्वारा किया गया। यही कारण है कि 1688 से लेकर 1832 तक अंग्रेजी सरकार को डिज़रायली ने विनीसियन अलंकारी की संज्ञा दी है। इस प्रकार हम लोग ग्लोरियस रेवोल्यूशन के कॉजेज, नेचर एंड इफेक्ट्स को देख लिए। इसको अच्छी तरह से आप पढ़िए, समझिए। यदि कोई डाउट हो तो इस पर हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।